जय हिंद दोस्तों, मैं आदित्य द्विवेदी करता हूं आपके नए YouTube चैनल आदित्यांजल जीएस क्लासेस में। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपकी बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए अब आपके आदित्य सर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी आ रहे हैं आपके नए YouTube चैनल को लेकर, जिसका नाम है आदित्यांजल जीएस क्लासेस। तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इस पर उपलब्ध होने वाले सभी कंटेंट जो आपके लिए उपयोगी हैं अनवरत मिलते रहे, है ना। दोस्तों, मैं आदित्य द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने नए YouTube चैनल आदित्यांजल जीएस क्लासेस में। जी हाँ दोस्तों, सामान्य दिन की जो नई श्रृंखला हमारे द्वारा चलाई जा रही है उसमें मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। और मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के जो 2 वीडियो हैं वो अपलोड कर दिए जा चुके हैं, जाकर आप देख लीजिएगा चैनल पे। चूँकि जो पहला टॉपिक हमने सामान्य अध्ययन का उठाया था मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान का, वो था मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय। जी हाँ दोस्तों, पहला हमारा टॉपिक था मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय, जिसमें हमने मध्य प्रदेश के सामान्य परिचय में मध्य प्रदेश के उपनाम, राजधानियाँ, प्रतीक चिन्ह, प्रशासनिक स्थिति और न्याय की स्थिति को हमने पिछले वीडियो में कवर कर लिया था। और आज हम जो कवर करने वाले हैं वो हमारा नया टॉपिक है मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति। तो जो मध्य प्रदेश सामान्य परिचय का नया टॉपिक है मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति, अपने आप में बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये विषय वस्तु है। यहाँ से काफ़ी सारे प्रश्न बनते हैं, तो इसको हम बड़े बेहतर तरीके से, बड़े रोचक तरीके से और मैप के द्वारा हम इसको क्या करेंगे, कवर करेंगे। ठीक है, चलिए। तो जो इसके पीछे के जो टॉपिक हमने बताए हैं उनको एक बार आप रिवाइज कर लीजिएगा। रिवाइज करने के बाद आप देखेंगे तो आपको थोड़ा ज़्यादा आसानी होगी। चलिए, तो आज हम अपना नया टॉपिक कवर करते हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, मध्य प्रदेश के भौगोलिक स्थिति में जो सबसे पहले निकल के आता है कि हमारा जो मध्य प्रदेश है वो एक स्थलबद्ध राज्य है। कैसा राज्य है? स्थलबद्ध राज्य है। स्थलबद्ध राज्य कहने का मतलब है कि हमारा मध्य प्रदेश प्रायद्वीपीय भारत में या भारत के मानचित्र के बीचों बीच है। कहाँ है? बीचों बीच है। ना तो ये किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को टच करता है और ना ही किसी प्रकार के समुद्री सीमा को टच करता है। यानी कि ना तो ये किसी बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान किसी भी अंतर्राष्ट्रीय देश के सीमा को टच नहीं कर रहा है और ना ही ये समुद्री सीमा को, जो लगभग 7100 किलोमीटर लंबी समुद्री सीमा है, उसको टच करता है। तो इसका मतलब ये लैंड लॉक स्टेट है, स्थलबद्ध राज्य है। मध्य प्रदेश के साथ साथ 4 और राज्य हैं जो स्थलबद्ध हैं। एक तो आपका तेलंगाना हो गया, दूसरा हमारा छोटा भाई छत्तीसगढ़, फिर झारखंड और हरियाणा। तो ये भी प्रश्न पूछता है कि मध्य प्रदेश में कुल कितने लैंड लॉक स्टेट हैं, यानी कि स्थल आबद्ध राज्य हैं, वो 5 हैं, जिसमें से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। तो जो हमने पहला अभी हमने पीछे देखा था कि मध्य प्रदेश कैसा राज्य है, तो मध्य प्रदेश एक प्रकार का स्थलबद्ध राज्य है। कैसा राज्य है? स्थलबद्ध राज्य है। दूसरा पॉइंट देखेंगे कि मध्य प्रदेश किसका भाग है, तो गोंडवाना लैंड का। किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का। अब ये गोंडवाना लैंड क्या है, इसको हम थोड़ा देखते हैं। तो इसको देखने के लिए हम चलेंगे उस समय में जब पृथ्वी क्या हो रही थी, अपने अस्तित्व को रूप दे रही थी। जब बिग बैंग थ्योरी हमने पढ़ा होगा, हम उसको जियोग्राफी में कवर करेंगे। जब महाविस्फोट सिद्धांत हुआ था तो जो विशाल पिंड था वो विभिन्न छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता। उन्हीं में से जो एक पिंड था वो हमारा पृथ्वी था। पृथ्वी जब पृथक हुई तो तप्त आग का गोला थी, और तप्त आग का गोला बदलते समय के साथ जब वो ठंडी होने लगी तो ठंडे होने के क्रम में अब ये जो पृथ्वी का भौगोलिक स्वरूप है ये 2 भागों में बढ़ जाता है। क्योंकि वाष्पीकरण होता है, जब कोई चीज़ ठंडी होती है तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया के द्वारा ठंडी होती है। तो कहा जाता है कि उसी वाष्पीकरण की प्रक्रिया के द्वारा पृथ्वी के चारों तरफ क्या हो गया, एक वृहद जल राशि आ गई। क्या गई? एक वृहद जल राशि आ गई, और इस जल राशि को क्या कहा गया? पैंथालासा कहा गया। और जो स्थल खंड था, जल राशि के अतिरिक्त जो एक स्थल भाग था, लैंड था, उसे पैंजिया कहा गया। तो पृथ्वी 2 भागों में आती है, पैंजिया और पैंथालासा। आगे चल के पृथ्वी के घूर्णन
सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये जो पेंजिया था हमारा दो भागों में टूट जाता है। कितने भागों में? दो भागों में। तो जो उत्तरी का भाग था इसे अंगारा लैंड या लॉरेशिया कहा गया और जो दक्षिणी भाग था उसे गोंडवाना लैंड कहा गया। क्लियर? तो समझ में आ गया। पेंजिया के ही दो भाग हुए, एक अंगारा लैंड और एक गोंडवाना लैंड। और इसके बीच में अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच में जो समुद्र राशि निर्मित हुई, चूंकि ये पैंथालासा का ही एक भाग था, तो ये जो समुद्र राशि निर्मित हुई इसी को टेथिस सागर कहते हैं। और इसी टेथिस सागर के मलबे के उठने से आपके हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। ये हम वर्ल्ड ज्योग्राफी या फिजिकल ज्योग्राफी में डिटेल से देखेंगे। तो समझ में आ गया, पेंजिया दो भागों में टूटा, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड भी। यहां तक की बात स्पष्ट हो गई। चलिए, अब यही जो आपका अंगारा लैंड था, कौन? यही जो आपका अंगारा लैंड था आगे चल के कई भागों में बढ़ जाता है। किसने? कितने भागों में बढ़ जाता है? सबसे पहले अंगारा लैंड का जो ऊपरी भाग है उसमें उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया और ग्रीनलैंड, ये वाले भाग जो निर्मित होते हैं ये किससे निर्मित होते हैं? अंगारा लैंड से। वहीं गोंडवाना लैंड से जो स्थलाकृति या जो भूखंड बनते हैं वो वर्तमान में ये जो दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंटल है, अफ्रीका है, अंटार्कटिका है, ऑस्ट्रेलिया है और भारतीय प्रायद्वीप। ये जो भारतीय प्रायद्वीप है ये भी पहले किसका भाग था? ये अफ्रीका से सटा हुआ था, जहां पे मेडागास्कर है। आप अफ्रीका का मैप देखेंगे तो वहां पे आपको मेडागास्कर दिख रहा होगा यहाँ साइड के कॉर्नर में। तो यहाँ पे पहले प्रायद्वीपीय भारत था और ये प्रायद्वीपीय भारत बदलते समय के साथ जो प्लेट विवर्तन की है उसके परिणाम स्वरूप लिथो स्फीयर पर क्या करता हो गया? तैरता हुआ ऊपर जाकर आपके यूरेशिया भाग से टकराता है। तो ये जो पूरा प्रायद्वीपीय भारत है ये किसका भाग था? ये पूरा प्रायद्वीपीय भारत गोंडवाना लैंड का भाग था। इसीलिए कहा जाता है कि भारत का प्रायद्वीपीय भाग, और चूंकि मध्य प्रदेश भी किसका भाग है? प्रायद्वीपीय भारत का ही भाग है, इसलिए संपूर्ण मध्य प्रदेश और प्रायद्वीपीय भाग ये किसके भाग हैं? ये आपके गोंडवाना लैंड की। तो ये दो चीजों को समझाने के लिए हम पीछे गए। तो यहाँ अब आप बताइए चीजें स्पष्ट हुई आपके लिए कि नहीं? क्या हमने बताया कि मध्य प्रदेश कैसा है? स्थलबद्ध राज्य है 5 राज्यों के साथ साथ, और किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का भाग है। यहां तक की बात क्लियर हुई। चलिए अब आगे हम देखते हैं मध्य प्रदेश की अक्षांशीय स्थिति को। जी हाँ दोस्तों, अक्षांशीय स्थिति और देशांतरीय स्थिति को। अब आपको आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, बहुत सारे लोगों को तो पता होगा लेकिन कुछ लोगों को नहीं मालूम है कि ये अक्षांशीय या देशांतरीय स्थिति होती क्या है, ये वास्तव में आखिरकार है क्या। तो चलिए हम फिर से अगली स्लाइड में चलते हैं और वहां देखेंगे। तो अक्षांशीय स्थिति, देशांतरीय स्थिति क्या है? ये जो हमारी पृथ्वी है ना, कौन सी? ये जो हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर, गोल पृथ्वी पर जो बीचों बीच एक रेखा खींची गई है जो दो भागों में बांटती है, ये 0 डिग्री है। इस रेखा के समानांतर ये जो रेखा है पृथ्वी को दो भागों में बांट रही है। ये जो उत्तर की ओर है इसको उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और ये जो दक्षिण की ओर है इसे क्या बोलते हैं? दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। यहाँ पे आप समझ रहे हो। अब ये उत्तरी, इसी विषुवत रेखा के केंद्र से कोण डालकर इस कोण को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखाएं बनती हैं उन्हें क्या बोला जाता है? अक्षांशीय रेखाएं। क्या बोला जाता है? अक्षांशीय रेखाएं बोला जाता है। उत्तरी गोलार्ध में इनकी संख्या 90 है और दक्षिणी गोलार्ध में भी इनकी संख्या कितनी है? 90 है। अब यही जो अक्षांशीय रेखाएं हैं इनमें से हमारी 3 प्रमुख अक्षांशीय रेखाएं हैं। एक तो विषुवत रेखा जिसे भूमध्य रेखा कहते हैं 0 डिग्री, और इसी 0 डिग्री के उत्तर में 23.5 डिग्री जो है उसे क्या बोला जाता है? कर्क रेखा। ये जो रेखा गई है ये कर्क रेखा है और दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री की रेखा जो है इसे मकर रेखा कहा जाता है। क्लियर? तो ये क्या है? आपकी अक्षांशीय रेखाएं हैं। ये एक प्रकार की काल्पनिक रेखाएं हैं। ऐसी रेखाएं नहीं है कि कोई लेके चूना लेके, जैसे तुम फील्ड पे लाइन बनाते हो तो कोई चूना उठाया, उसका यूएनओ का 4-6 आदमी मिले, बोरी में चूना लिए और ले लिए, लाइन खींचने लगे, बनाने लगे, है ना, बोले ये भैया देखो सफेद सफेद लाइन जा रही है। ऐसी नहीं है। ये जो रेखाएं ये काल्पनिक हैं। कैसी हैं? काल्पनिक हैं। इन रेखाओं का जो मुख्य पर्पज है बनाने का, किसी भी स्थिति को या किसी भी स्थान विशेष को क्या करना? लोकेट करना वैश्विक मानचित्र में। क्लियर है? और ये अक्षांश रेखा जो विषुवत रेखा है 2 गोलार्धों में बांटती है। तो हमारा जो भारत है और मध्य प्रदेश, जो कि भारत उत्तरी गोलार्ध में है तो मध्य प्रदेश भी है, तो भारत अक्षांशीय स्थिति से देखा जाए तो किस गोलार्ध में आता है? उत्तरी गोलार्ध में। किस गोलार्ध में आता है? उत्तरी गोलार्ध में। क्लियर? अक्षांशीय देशांतरीय स्थिति को बड़े डिटेल से पढ़ेंगे जब हम फिजिकल ज्योग्राफी देखेंगे वहां पे। यहाँ पर आप सामान्य सा कॉन्सेप्ट समझते चलिए। फिर इसी प्रकार से ये जो लेटी हुई लाइनें हैं इनको तो हमने क्या नाम दे दिया? अक्षांशीय रेखा नाम दे दिया। अब इसी तरीके से जो रेखाएं ऊपर से आ रही हैं
ये इन रेखाओं को हमने क्या नाम दिया है, ये 0 डिग्री दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली ये जो रेखाएं हैं इनको हमने क्या नाम दिया है, ये होती है आपकी देशांतर रेखा। क्या कहलाती है, देशांतर रेखा। और ये 0 डिग्री है और इसके जस्ट अपोजिट 180 डिग्री की देशांतरी रेखा है। और ये रेखाएं पृथ्वी को ये भी दो भागों में बांटती है, इधर का भाग कहलाता है पूर्वी गोलार्ध और इधर का कहलाता है पश्चिमी गोलार्ध। तो हमारा भारत कहाँ पर है, तो हमारा भारत पूर्वी गोलार्ध में है। किधर है, पूर्वी गोलार्ध में है। तो यहाँ से एक चीज स्पष्ट हो जाती है, क्या स्पष्ट हो जाती है कि हमारे मध्य प्रदेश को कहो या भारत को कहो तो इसकी स्थिति कहाँ है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। कहाँ है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। अक्षांश की बात करें तो अक्षांश में उत्तरी अक्षांश में आएगा और देशांतर की बात करें तो किस में आ जाएगा, पूर्वी देशांतर में आएगा। तो हम जो अक्षांशीय स्थिति देखेंगे तो अक्षांशीय स्थिति के साथ हम उत्तरी अक्षांश लगाएंगे और देशांतरीय स्थिति के साथ हम क्या लगाएंगे, पूर्वी देशांतरीय स्थिति लगाएंगे। यहां तक की बात स्पष्ट हो गई। अब हम सीधे चलते हैं कि मध्य प्रदेश की जो अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति है वो कैसी है। क्लियर है, चलिए अब सामने आप देख रहे होंगे हमने दो प्रकार से अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति को देख लिया है। एक तो हमने देखा है अक्षांशीय स्थिति अविभाजित मध्य प्रदेश की और एक वर्तमान मध्य प्रदेश की। कैसे हमने लिया है, एक तो अविभाजित मध्य प्रदेश की अक्षांशीय स्थिति और एक वर्तमान मध्य प्रदेश की। अविभाजित जो मध्य प्रदेश था, चूंकि आपको पता है कि 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ अलग हो गया, इसके पहले की जो स्थिति थी मध्य प्रदेश का जो मानचित्र था कुछ इस प्रकार से दिख रहा है जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। क्लियर, तो ये अविभाजित मध्य प्रदेश की स्थिति है। अब जो अक्षांशीय रेखा है मैंने बताया लेटी हुई है, तो यहां से स्टार्ट होगी। कहां से स्टार्ट होगी, यहां से, और ये यहां से स्टार्ट होकर कहां तक जाएगी, यहां तक जाएगी। दोनों उत्तरी अक्षांश ही हैं, बस ये देखना है कि जो मध्य प्रदेश है वो किस उत्तरी अक्षांश से लेकर किस उत्तरी अक्षांश तक फैला है। क्लियर, तो अविभाजित मध्य प्रदेश में देखेंगे तो ये जो मध्य प्रदेश था विभाजित 17 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये वाली जो लाइन है ये क्या कहलाती है, 17 डिग्री 46 मिनट। तो 17 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर मध्य प्रदेश कहां तक फैला था, 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। क्लियर हो गया। तो अविभाजित मध्य प्रदेश की अक्षांशीय स्थिति क्या थी, 17 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। और 17 डिग्री 46 मिनट पर जो उस समय तत्कालीन जिला आता था वो छत्तीसगढ़ का जो वर्तमान में है दंतेवाड़ा आता था, और जो उत्तरी जिला जो कि आपके 26 डिग्री 30 मिनट पर आता था वो किसका भाग था, आपके किसका भाग कहलाता था, ये आपका कहलाता था मुरैना का। किसका कहलाता था, मुरैना का। तो ये अक्षांशीय स्थिति अविभाजित मध्य प्रदेश की क्लियर हो गई। चलिए अब हम देख लेते हैं, ये तो अविभाजित मध्य प्रदेश की अक्षांशीय स्थिति थी। अब देखते हैं कि वर्तमान मध्य प्रदेश की अक्षांशीय स्थिति क्या है। तो ये दूसरा मैप दिख रहा है आपको, दूसरे मैप में आप देख रहे हैं कि इसकी अक्षांशीय स्थिति कहाँ है, तो यहाँ से स्टार्ट होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है और ये भी कहाँ तक जाता है, मुरैना तक। कहाँ तक जाता है, मुरैना तक। क्लियर है। तो ये 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तक वर्तमान मध्य प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार है। क्लियर हो गया। और ये वर्तमान में बुरहानपुर से लेकर कहां तक जाता है, मुरैना तक जाता है। तो अविभाजित मध्य प्रदेश की अक्षांशीय स्थिति और वर्तमान मध्य प्रदेश की अक्षांशीय स्थिति को हमने क्या कर लिया है, देख लिया है। अब हम कहां चलेंगे, अब हम देखेंगे मध्य प्रदेश की देशांतरीय स्थिति। क्लियर। तो मध्य प्रदेश की जब देशांतरीय स्थिति देखेंगे तो क्या आ जाती है आपकी देशांतरीय स्थिति, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से। कहां से, 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 51 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। कहां तक है, 51 मिनट, 84 डिग्री 51 मिनट पूर्वी देशांतर को। ये जो अक्षांशीय देशांतरीय स्थिति है ना, इनको आप कम से कम रफ और कॉपी लीजिए और उस पर 4-5 बार 10 बार लिखिए, तब जाके ये आंकड़े याद होंगे। और ये आंकड़े याद होंगे और फिर जब इससे संबंधित प्रश्न आपके सामने आएगा तब जाके आप कर पाओगे। तो लिखना बहुत जरूरी है। अब देखते हैं, ये जो 74 डिग्री 9 मिनट है ये झाबुआ से, वो तत्कालीन झाबुआ से स्टार्ट होता था और उस समय में अविभाजित मध्य प्रदेश में जो पूर्वी भाग आता था वो जसपुर जिला आता था। तो झाबुआ और जसपुर में फैला था। तो जसपुर में अपना 84 डिग्री 51 मिनट पूर्वी देशांतर था और झाबुआ में अपना 74 डिग्री
9 मिनट पूर्वी देशांतर आता था। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। चलिए, ये अविभाजित मध्य प्रदेश था। अब वर्तमान मध्य प्रदेश में चलते हैं। तो वर्तमान मध्य प्रदेश की आप स्थिति देखेंगे, देशांतरी स्थिति, तो 74 डिग्री 9 मिनट से कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 74 डिग्री 9 मिनट से स्टार्ट हो रहा है पूर्वी देशांतर से, और 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर। तो ये 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर है, और ये वाली जो रेखा है ये क्या कहलाती है? 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर। तो यहाँ तक की अक्षांशीय देशांतरी स्थिति आपको समझ में आ गई। होप एक बार इसको फिर से वीडियो को रिवाइज करके पीछे की ओर जाइएगा, मैप को देखिएगा, और मैप को देखने के बाद ये जो आंकड़े हैं, इन आंकड़ों को 2-3 बार कॉपी में लिखने का प्रयास करिएगा। ये सदैव के लिए आपके हो जाएंगे। सिर्फ देखने मात्र से काम नहीं चलेगा, ठीक है। इसकी उपयोगिता हर वनडे एग्जाम के साथ साथ आपके MPPSC मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में भी पर्याप्त है। क्लियर है? चलिए, अब ये मध्य प्रदेश की अक्षांशीय देशांतरी स्थिति के बाद जो हमारा नया टॉपिक आता है उसको हम देखते हैं। तो क्या आता है? मध्य प्रदेश का विस्तार। अगला हमारा टॉपिक क्या आता है? मध्य प्रदेश का विस्तार। अब ये भी विस्तार हम कैसे देखेंगे? 2 तरीके से, एक तो पूर्व से पश्चिम का विस्तार और एक उत्तर से दक्षिण का विस्तार। क्लियर? और पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण दोनों कैसा? अविभाजित और वर्तमान दोनों रूप में। कैसे देखेंगे? अविभाजित और वर्तमान दोनों रूप में। तो जो अविभाजित मध्य प्रदेश था वो पूर्व से पश्चिम कितने किलोमीटर था? 996 किलोमीटर। कौन सा? कितना था? 996 किलोमीटर फैला हुआ था। क्लियर है? अब ये कहाँ से फैला हुआ था? ये गलत हो गया यहाँ पे। झाबुआ से लेकर यहाँ तक, कहाँ तक था? झाबुआ से लेकर जो आपने अभी पिछली स्लाइड में देखा था जसपुर तक। क्लियर है? ये कितना था? 996 किलोमीटर। और वर्तमान मध्य प्रदेश की बात करें तो इसका कितना है पूर्व से पश्चिम विस्तार? 870 किलोमीटर, जो कि झाबुआ से लेकर कहाँ तक जाता है? आपके झाबुआ से लेकर अलीराजपुर तक जाता है। कहाँ तक जाता है? झाबुआ से लेके अलीराजपुर से लेके आपके सिंगरौली तक जाता है। क्लियर हो गया? चलिए, अब देखते हैं, अब हम क्या देखते हैं? अब अगला टॉपिक देखते हैं कि उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितना है मध्य प्रदेश का। तो अविभाजित मध्य प्रदेश का उत्तर से दक्षिण विस्तार 1127 किलोमीटर है, यानी कि मुरैना से लेके दंतेवाड़ा तक। कहाँ तक? मुरैना से लेके दंतेवाड़ा तक कुल लंबाई उस समय कितनी थी? 1127 किलोमीटर। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो मुरैना से लेके बुरहानपुर तक इसकी कुल लंबाई कितनी है? 605 किलोमीटर। कहाँ से कहाँ तक है? मुरैना से लेके बुरहानपुर तक की। ये देखिए, ये आपको दिख रहा है, ये हो गया आपका मुरैना और ये हो गया आपका बुरहानपुर। तो ये वर्तमान हो गया। तो वर्तमान में पूर्व से पश्चिम है 870 किलोमीटर अलीराजपुर से सिंगरौली तक, और उत्तर से दक्षिण है 605 किलोमीटर मुरैना से लेकर बुरहानपुर तक। अब यही अविभाजित मध्य प्रदेश की बात करें तो अविभाजित मध्य प्रदेश में जो पूर्व से पश्चिम विस्तार था, झाबुआ से लेकर जसपुर तक 996 किलोमीटर, और मुरैना से लेकर दंतेवाड़ा तक 1127 किलोमीटर। कितना था? 1127। यहाँ पे 72 लिख गया, इसको सुधार लीजिए। क्लियर हो गया? तो ये मध्य प्रदेश का क्या हो गया? ये मध्य प्रदेश का विस्तार हो गया। ठीक है, चलिए अब मध्य प्रदेश का देखते हैं क्षेत्रफल। क्या देखते हैं? मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल। तो अब ये क्षेत्रफल भी हम 2 आधार से देखेंगे। कितने आधार से देखेंगे? 2 आधार से। एक तो अविभाजित मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल। तो अविभाजित मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल था छत्तीसगढ़ को मिलाकर वो 444 किलोमीटर स्क्वायर। अब आप कहेंगे सर इसका आप नाम आंकड़ों के आधार पर क्यों नहीं ले रहे हो? बस हम उस नाम से इसको संबोधित कर रहे हैं जो आपके लिए आसान हो। तो एक तो 443 को पकड़िए और दूसरा 444 को पकड़िए, यही 2 आंकड़े हैं। तो 444 किलोमीटर स्क्वायर अविभाजित मध्य प्रदेश का क्या था? क्षेत्रफल था। और इस समय जो मध्य प्रदेश था देश का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था। क्लियर है यहाँ तक की? चलिए, तो वर्तमान में क्या स्थिति है इसकी? तो वर्तमान में छत्तीसगढ़ के पृथक्करण के बाद क्षेत्रफल कितना बचा है? 308,252 किलोमीटर स्क्वायर। कितना है? 308,252 किलोमीटर स्क्वायर। और ये जो अभी वर्तमान क्षेत्रफल है भारत के कुल क्षेत्रफल का 9.38% है, यानी कि अभी भी मध्य प्रदेश देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल आधारित है। कभी कभी आप आंकड़े देखोगे कि ये 308,252 की जगह 308,245 किलोमीटर स्क्वायर दिखाता है। इसके पीछे का कारण है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच किरार घाटी को लेकर विवाद। दरअसल ये जो किरार घाटी है अनूपपुर अमरकंटक के अचानक मार्ग में 7 किलोमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल है, जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच क्या है? विवादित है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। तो यही कहीं कहीं पर किरार घाटी विवाद को 7 किलोमीटर को माइनस कर देते हैं तो
ये 308 245 किलोमीटर स्क्वायर हो जाता है, या इसको अगर जोड़ के देखते हैं तो 308 252 किलोमीटर स्क्वायर मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल हो जाता है। आप निश्चिंत रहिए, दो में से एक ही पूछेगा, दोनों आपको एक साथ नहीं पूछेगा। अगर दोनों पूछेगा तो वो प्रश्न बदल जाएगा। क्लियर है? चलिए अब इसके बाद हम क्या देखते हैं, अब देखते हैं मध्य प्रदेश की प्राकृतिक सीमाएं। क्या देखते हैं? मध्य प्रदेश की प्राकृतिक सीमाएं। यहां से प्रश्न पूछता है। आप देखिए, सबसे पहले आपको सामने ये पूरा मध्य प्रदेश का मैप दिख रहा होगा, दिख रहा है मध्य प्रदेश का मैप। चलिए अब इस मैप के चारों तरफ कौन कौन सी प्राकृतिक चीजें हैं उसके आधार पर देखते हैं। तो आप देखेंगे पश्चिम उत्तर पर क्या है, विशाल अरावली पर्वत है। कौन सा है? विशाल अरावली पर्वत है। कहाँ? पश्चिम से उत्तर में। उत्तर में क्या है? तो उत्तर में ये चंबल नदी है। कौन सीमा बना रही है उत्तरी मध्य प्रदेश का? चंबल नदी। पूर्वोत्तर में क्या दिख रहा है? गंगा यमुना का मैदान। क्या दिख रहा है? गंगा यमुना का मैदान। पश्चिम में क्या दिख रहा है? तो पश्चिम में ये माही नदी क्या बना रही है? सीमा बना रही है, प्राकृतिक सीमा। क्या बना रही है? प्राकृतिक सीमा। क्लियर हो गया? चलिए अब क्या देखेंगे दक्षिण में। तो दक्षिण में दो चीजें हैं, एक तो ताप्ती है, दूसरी सतपुड़ा। कौन सी है? एक तो ये ताप्ती नदी निकल रही है और दूसरा ये सतपुड़ा। सतपुड़ा का एक भाग राजपीपला, एक महादेव और ये मैकाल, और तीनों को मिलाकर क्या कहा जाता है? तीनों को मिलाकर सतपुड़ा कहा जाता है। फिर दक्षिण पूर्व में, तो दक्षिण पूर्व में आप देखोगे तो एक मैकाल है और दंडकारण्य वन है। ये मैकाल हो गया। और छत्तीसगढ़ का ये जो बस्तर दंतेवाड़ा का क्षेत्र है इसे क्या बोला जाता था? दंडकारण्य का वन बोला जाता है ना। बहुत दिनों तक यहाँ पर श्री राम जी वनवास के दौरान थे, है ना, इसी मार्ग से गए थे। क्लियर? फिर पूर्व में देखेंगे तो पूर्व में अचानक मार। कौन सा? अचानक मार। ये वाला जो क्षेत्र दिख रहा है ये मध्य प्रदेश का दूसरा जैव आरक्षित क्षेत्र है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दोनों में सम्मिलित रूप से फैला है। तो पूर्वी सीमा अचानक मार, और ये सोन नदी बना रही है। कौन बना रही है? सोन नदी। तो जो भौगोलिक है ना मध्य प्रदेश के जो प्राकृतिक सीमाएं हैं वो यहां से स्पष्ट हो गई आपके लिए। चलिए अब आगे हम क्या देखते हैं? अब आगे हम देखेंगे अगला जो टॉपिक होगा भौगोलिक स्थिति में, वो कर्क रेखा की स्थिति को देखेंगे। किसको देखेंगे? कर्क रेखा की स्थिति को हम देखेंगे। तो कर्क रेखा कैसी है? एक प्रकार की उत्तरी अक्षांश रेखा है। कैसी है? उत्तरी अक्षांश रेखा। वो भी कौन सी? 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा बोलते हैं। इन्हीं दोनों के बीच सूर्य 12 महीने क्या करता है? गति करता है। अब ये जो अक्षांश रेखा, उत्तरी अक्षांश रेखा, कर्क रेखा, ये वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो 3 कॉन्टिनेंटल से होकर गुजरती है। कौन कौन से? नॉर्थ अमेरिका यानी कि उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका और एशिया से। कितने कॉन्टिनेंटल से गुजर रही है? 3। विश्व के कुल कितने देशों से गुजरती है? तो 18 देशों से। कितने देशों से गुजरती है? 18 देशों से। अब आते हैं भारत में, तो भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से। अब पश्चिम से पूर्व की ओर चलेंगे तो ये राज्य कौन है? गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, और अंतिम में कौन सा आता है आपका? मिजोरम। कौन सा आता है? मिजोरम। क्लियर हो गया? यहां तक की बात स्पष्ट हो गई। तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। सर्वाधिक किस राज्य से होकर गुजरती है? तो मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के कितने जिलों से? 14 जिलों से। कितने जिलों से गुजरती है? 14 जिलों से गुजरती है। और सबसे कम किस राज्य से होकर गुजरती है? तो राजस्थान से। किस राज्य से? राजस्थान से। तो ये भी आप क्या करिएगा? एक बार देख लीजिएगा। चलिए अब देखते हैं कर्क रेखा के बारे में और चीजें मध्य प्रदेश के संबंध में। पहले देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश के किन किन जिलों से कर्क रेखा गुजर रही है। तो ये मैप आप देख रहे हैं। चलिए तो पश्चिम में कहां से प्रवेश करती है कर्क रेखा? रतलाम, रतलाम के बाद उज्जैन, उज्जैन के बाद आगर मालवा, आगर मालवा के बाद राजगढ़, राजगढ़ के बाद सीहोर, सीहोर के बाद भोपाल, भोपाल के बाद विदिशा, विदिशा के बाद ये रायसेन, रायसेन के बाद सागर, सागर के बाद दमोह, दमोह के बाद कटनी, कटनी के बाद जबलपुर, जबलपुर के बाद उमरिया, उमरिया के बाद शहडोल। क्लियर? तो टोटल कितने जिले हो गए? 14 जिले। कितने जिले हो गए? 14 जिले हो गए। यहां से आप एक चीज ये देखिए कि ये 14 जिले तो हैं, लेकिन ये 14 जिले किसी न किसी संभाग के अंतर्गत होंगे। तो ये जो 3 जिले हैं रतलाम, आगर मालवा, उज्जैन, ये हो गया आपका उज्जैन संभाग। फिर ये हो गया आपका राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, ये हो गया भोपाल संभाग। फिर आप देखोगे सागर, दमोह, ये हो गया सागर संभाग। फिर आप देखोगे कटनी, जबलपुर, ये हो गया जबलपुर संभाग। फिर देखोगे उमरिया, शहडोल, ये हो गया आपका शहडोल संभाग। तो एक चीज क्या निकल के आती है
एक चीज ये निकल के आती है, कुल कितने संभाग से कर्क रेखा निकलती है, तो 5 संभागों से। कितने संभागों से, 5 संभागों से कर्क रेखा निकलती है। और भोपाल एकमात्र ऐसा संभाग है जिसके पांचों जिलों से कर्क रेखा क्या कर रही है, गुजर रही है। क्लियर हो गया, यहां तक की स्थिति समझ में आ गई। चलिए अब चलते हैं हम कहां, अपनी नेक्स्ट, है ना, देखते हैं कुछ इसके रोचक तथ्य। वही जो हमने आपको बताया, क्या बताया कि 14 जिलों और 5 संभाग से क्या गुजर रही है हमारी कर्क रेखा। भोपाल संभाग के सभी जिलों से गुजरती है, 5 जिलों से। मालवा पठार को 2 भाग में बांटती है। कितने भागों में बांटती है, 2 भागों में बांटती है। ये आपको दिख रहा है, ये वाला जो क्षेत्र है ये आपका क्या कहलाता है, ये वाला क्षेत्र मालवा का पठार क्या कहलाता है, मालवा का पठार। और मालवा पठार को कितने भागों में बांट रही है, 2 भागों में। फिर है रीवा पन्ना, रीवा पन्ना के पठार की दक्षिणी सीमा बनाती है। तो ये वाला जो क्षेत्र है ये आपका क्या कहलाता है, रीवा पन्ना का पठार, और इसकी दक्षिणी सीमा कौन बना रही है, कर्क रेखा। फिर है बघेलखंड को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो ये वाला जो क्षेत्र है, कौन सा, ये वाला, ये क्या कहलाता है, बघेलखंड, और इसको 2 बराबर भागों में, 2 भागों में बांट रही है। किसको, मालवा के पठार को 2 बराबर भागों में बांट रही है, बघेलखंड के पठार को, और दक्षिणी सीमा बना रही है रीवा पन्ना के पठार का। नर्मदा जो नदी है यहां से निकलती है और लगभग किसके समानांतर, कर्क रेखा के समानांतर गुजरती है, इसलिए नर्मदा को कर्क नदी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कर्क नदी। और आप देखोगे ये माही नदी है, विश्व की एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को, यहाँ धार से निकलती है और कर्क रेखा को क्या करती है, 2 बार काटती है। कितने बार काटती है, 2 बार काटती है। तो ये सारी चीजें किससे संबंधित हैं, आपके कर्क रेखा। ये भी एक प्रकार की क्या हो गई, आपकी भौगोलिक स्थिति में कर्क रेखा की स्थिति को हमने देख लिया। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं, भारतीय मानक रेखा को देखते हैं। किसको देखते हैं, भारतीय मानक रेखा को। तो जो मानक रेखा है इसका मुख्य काम क्या होता है, समय का निर्धारण करना। किसका, समय का निर्धारण करने के लिए एक देशांतरी स्थिति को हम क्या मान लेते हैं, मानक रेखा मान लेते हैं। और जिसकी तुलना हम किसके साथ करते हैं, जो 0 डिग्री देशांतरी रेखा लंदन के वेधशाला से निकलती है उससे मानकर हम इसकी तुलना करके समय रेखा निर्धारित करते हैं। तो अपने यहाँ की जो मानक रेखा है, देशांतरी रेखा है, वो कौन सी है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। कौन सी है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, जो प्रयागराज के निकट नैनी से निकलती है। कहाँ से निकलती है, प्रयागराज के निकट नैनी से निकलती है। अब चूंकि क्या है कि अगर पूर्वी सीमा भारत की और पश्चिमी सीमा भारत की देखी जाए तो तकरीबन 2 घंटे का अंतराल है। तो अगर ये मानक रेखा न होती तो जैसे हम अपने घड़ी पे देखते हैं ना कि 2 बज रहे हैं, तो ये जो 2 बज रहा होता है समय, ये नैनी का समय होता है, न कि इसको हम अरुणाचल प्रदेश के समय से तुलना करते हैं, न गुजरात के समय से करते हैं, है ना। जो समय नैनी में जिस समय बज रहा होगा उसी समय को अरुणाचल प्रदेश के लोग भी स्वीकार करेंगे और उसी समय को गुजरात के लोग भी स्वीकार करेंगे। वो ये नहीं सोचेंगे कि नहीं हमारे यहाँ सूर्योदय पहले हुआ है और हमारे यहाँ सूर्यास्त बाद में हुआ है। तो इसलिए समय एक हो, इसके लिए एक मानक रेखा क्या कर दी जाती है, निर्धारित कर दी जाती है। वो अलग बात है कि देशांतरी ज्यादा विस्तार वाले राष्ट्रों में एक से अधिक भी मानक रेखाएं पाई जाती हैं। क्लियर है। अब हम क्या देखेंगे कि ये जो मानक रेखा है हमारी 82.5 डिग्री भारत के 5 राज्यों से निकलती है। कितने राज्यों से, 5 राज्यों से, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से और आंध्र प्रदेश से। कितने राज्यों से गुजर रही है, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से और छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से और आंध्र प्रदेश से गुजर रही। ये आप देख रहे हैं, ये आप मैप देखेंगे तो आपको स्पष्ट होगा, ये नैनी से निकल रही है और मध्य प्रदेश के एकमात्र किस जिले से होकर गुजरती है, सिंगरौली से। सिर्फ किस जिले से, सिंगरौली से। लेकिन यही मानक रेखा पूछा जाए अभी आपसे कि ये कर्क रेखा को कहाँ काटती है, तो छत्तीसगढ़ का एक जिला है सूरजपुर, तो सूरजपुर में ये किसको काटती है, कर्क रेखा को। और उड़ीसा और आंध्र प्रदेश होते हुए ये कहाँ चली जाती है, बंगाल की खाड़ी में। तो यहाँ तक की बात स्पष्ट हो गई। चलिए अब अगला क्या फैक्ट निकल के आता है, जैसे यहाँ पे देखो लिखा है कि सबसे कम कहाँ से गुजरती है, तो मध्य प्रदेश से, वो भी मध्य प्रदेश के कहाँ से, सिंगरौली जिले से। ठीक, अब ये जो अपनी मानक रेखा है, ये जीएमटी जो ग्रीन मीन टाइम है, ग्रीनविच मीन टाइम है 0 डिग्री लंदन वाली, उससे 5.5 घंटे आगे है। कितने घंटे आगे है, 5.5 घंटे आगे। एक देशांतर से दूसरे देशांतर जाने पर
4 मिनट का फर्क होता है। यानी बताया ना कि जब हम अक्षांशीय देशांतरी स्थिति फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, जब ज्योग्राफी की श्रृंखला चालू करेंगे तो वहाँ पे इसको बड़े डिटेल से और बड़े अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि कैसे कहीं का समय निकाला जाता है। क्लियर। भारत के पूर्वी व पश्चिमी भाग में कुल 2 घंटे का अंतर है। यानी कि अगर हम यहाँ के पूर्वी अरुणाचल प्रदेश की बात कर लें और यहाँ के पश्चिमी गुजरात की बात कर लें तो इन दोनों के बीच कितने समय का अंतर होता है? 2 घंटे का। अब मध्य प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी भाग के मध्य कितना अंतर है? 34 मिनट का। कितने? 74 डिग्री 9 मिनट से 82 डिग्री 48 मिनट। अब ये जो देशांतरी या जितनी देशांतरी अंतर आ रहा है उसमें 4 का गुणा कर दीजिए तो कितना आ जाएगा? 34 मिनट। कितना आ रहा है? 34 मिनट। यह कर्क रेखा को छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में काटती है। जो मानक रेखा है ये कहाँ काटती है? कर्क रेखा को, तो ये छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में काटती है। तो यहाँ से आपकी चीजें समझ में आ गई। हमने क्या देखा? स्थलबद्ध राज्य है, गोंडवाना लैंड का भाग है, हमने अक्षांशीय स्थिति देखी, देशांतरी स्थिति देखी, हमने प्राकृतिक सीमाएं देखी, हमने कर्क रेखा को देखा और हमने मानक रेखा को देखा। अब हम क्या देखेंगे? अब हम अगले वीडियो में देखेंगे मध्य प्रदेश के केंद्र बिंदु। क्या देखेंगे? मध्य प्रदेश के केंद्र बिंदु। ढेर सारे केंद्र बिंदु हैं भैया, है ना। जैसे पृथ्वी का केंद्र बिंदु किसे माना जाता है? मंगलनाथ मंदिर उज्जैन को। किसे पृथ्वी का केंद्र बिंदु माना जाता है? मंगलनाथ मंदिर उज्जैन को पृथ्वी का केंद्र बिंदु माना जाता है। अखंड भारत का केंद्र बिंदु किसे माना जाता है? तो बरसाली बैतूल। किसे माना जाता है? बरसाली बैतूल को। अविभाजित भारत का केंद्र बिंदु किसे माना जाता है? तो करौंदी मनोहर ग्राम कटनी। कटनी का एक ग्राम है करौंदी, इसे राम मनोहर लोहिया के नाम पर बदल दिया गया है तो मनोहर ग्राम कहा जाता है। तो करौंदी मनोहर ग्राम कटनी ये अविभाजित मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु है। अविभाजित भारत का। वर्तमान भारत का केंद्र बिंदु कहाँ है? तो विदिशा में है। कहाँ है? विदिशा में है। और मध्य प्रदेश का जो केंद्र बिंदु है ये कहाँ है? सागर में। कहाँ है? सागर में। अब आपको बड़ी समस्या हो रहेगी कि ये पृथ्वी का क्या हुआ? अखंड भारत, अविभाजित भारत, वर्तमान भारत, ये सब क्या है? समझाएंगे नहीं थोड़ा? तो लो भैया समझ लो। और इसको कैसे समझेंगे? बढ़िया प्यारे से अच्छे से मैप के द्वारा। अब ये मैप आपको दिख रहा है। चलिए ये जो मैप है ये हमारा है अखंड भारत का। अखंड भारत में हमारा समूचा अफगानिस्तान, पाकिस्तान, वर्तमान भारत, तिब्बत, नेपाल, भूटान, म्यांमार और इधर का मलेशिया का ये जो सुमात्रा प्रायद्वीप का पूरा क्षेत्र था ये क्या कहलाता था? अखंड भारत कहलाता था। और इस अखंड भारत का जो केंद्र बिंदु था वो था बरसाली बैतूल। क्या था? बरसाली बैतूल। फिर ये धीरे धीरे भाग क्या होते गए? भारत से अलग होते गए। जैसे म्यांमार को अलग कर दिया गया, तिब्बत अलग हो गया, अफगानिस्तान अलग हो गया बदलते समय के साथ। फिर ये अविभाजित भारत। तो अविभाजित भारत में क्या सम्मिलित था? तो वर्तमान का जो बांग्लादेश है और ये जो वर्तमान का पाकिस्तान है ये पहले भारत के थे, अविभाजित भारत के भाग थे। और जब विभाजित भारत के इस भाग का जो केंद्र बिंदु था वो मनोहर ग्राम कटनी था। क्या था? मनोहर ग्राम कटनी। यानी कि 13 अगस्त 1947 के पूर्व तक मध्य प्रदेश का भारत का केंद्र बिंदु क्या कहलाता था? मध्य प्रदेश में स्थित मनोहर ग्राम कटनी। वर्तमान भारत का केंद्र बिंदु, तो अब वर्तमान मानचित्र जो है उसमें देख रहे हैं मध्य प्रदेश का जो विदिशा है ये विदिशा वर्तमान भारत का केंद्र बिंदु है। अब पूछेंगे कि भैया ये तो ठीक है, अब मध्य प्रदेश का भी बता दो कि मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु क्या है। तो मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु किसे माना जाता है? सागर को। किसे माना जाता है? सागर को। और संपूर्ण पृथ्वी का जो केंद्र बिंदु माना गया है तो उज्जैन में मंगलनाथ मंदिर को। किसको माना गया है? मंगलनाथ मंदिर को पृथ्वी का केंद्र बिंदु माना गया है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी मध्य प्रदेश की भौगोलिक परिचय, सामान्य परिचय का जो दूसरा पार्ट 2 था उसमें हमने भौगोलिक परिचय को बड़े विस्तृत से, बड़े रोचक तरीके से देखा। मैंने पूरी कोशिश की कि आपको ये सब चीज़ें बेहतर तरीके से समझ में आ सकें। फिर भी अगर आपको कुछ गलतियां लग रही हैं, गलतियां इंसान से होती हैं, ये इंसान का स्वभाव है। और जो अपने होते हैं वो गलतियों को क्या करते हैं? चिन्हित करके सामने रखते हैं। तो उम्मीद है कि अभी तक जो गलतियां भी होंगी उनको भी आप हमारे समक्ष रखेंगे ताकि हम उसमें क्या कर सकें? सुधार कर सकें और रोचक तरीके से हम चीज़ों को आपके सामने प्रस्तुत कर सकें। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो भी अपने सुझाव होगा वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हम उसे अगले वीडियो में इम्प्लीमेंट करने का पूरा प्रयास करेंगे। अब जो अगला हमारा वीडियो होगा वो मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य
और जिलों को लेकर होगा। ये बहुत बेहतरीन क्लास होने वाली है, जिसमें हम मध्य प्रदेश के जिलों को तो देखेंगे ही, साथ साथ पड़ोसी राज्यों के कितने जिलों और किन किन जिलों से है ये सब चीज़ें भी देखेंगे। मैप के थ्रू ही देखेंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश में हमें अधिकतर मैप का प्रयोग करके इन चीज़ों को क्या करेंगे, क्लियर करेंगे, ताकि इनकी जो वैधता है आपके स्मृति में वो लंबे समय तक बनी रहे। तो बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से आपका चैनल से जुड़ने के लिए। अपने चैनल को प्रमोट करने के लिए इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में जो भी आप अपने सुधार दे सकते हैं वो जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।